Yes, we'll discuss this first question. A simple harmonic oscillator has a period T and energy E. The amplitude of oscillator is doubled. Choose the correct answer. उसका पीरियड है T, उसका एनर्जी है E एंड उसका एम्पलीट्यूड है A. ओके, अब देखिए जब उसका एम्पलीट्यूड डबल किया तब पीरियड एंड एनर्जी कैसे होगा, पीरियड कितना होगा, एनर्जी कितना होगा. इस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. पीरियड T है, एनर्जी E एंड एम्पलीट्यूड A. एम्पलीट्यूड डबल कर दिया है, फिर पीरियड कितना होगा एंड एनर्जी क्या होगा. अब देखिए यहाँ पे जो एनर्जी पूछा है एंड जो पीरियड यहाँ पे पूछा गया है, पीरियड T इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. नाउ ये जो पीरियड यहाँ पे पूछा गया है T इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. T इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट m बाय k एंड एटसेट्रा. अब देखिए पीरियड का हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें एम्पलीट्यूड आता है. ओके, पीरियड का कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके अंदर एम्पलीट्यूड आता है. मतलब एक बात यहाँ पे क्लियर कर लो कि दिस टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड. ओके, सो हमें पूछा क्या है यहाँ पे, पीरियड एंड एनर्जी डबल्ड. मतलब पीरियड तो डबल होगा नहीं, पीरियड तो जैसे कि वैसे रहेगा. ऑप्शन बी में पीरियड गेट्स डबल्ड, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा. अब हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में से. ओके, सो ऑप्शन सी एंड डी में से हमें हमारा आंसर ढूंढना है और वो सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, एनर्जी पे ही डिपेंड करेगा. अब देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, बराबर. सो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. अब देखिए एम्पलीट्यूड डबल हो गया है. एम्पलीट्यूड ये फर्स्ट केस के लिए है, अब सेकंड केस के लिए एम्पलीट्यूड क्या हुआ है, डबल हुआ है. मतलब एनर्जी कैसे हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना, एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स. देखिए इसको हम रिलेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. जब एनर्जी है E तब एम्पलीट्यूड है A और बाद में एनर्जी हो गया E डैश, तब एम्पलीट्यूड है 2A. अब मुझे रिलेशन इसका पता चला, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर. सो दिस E डैश बाय E इक्वल टू, E डैश के साथ कौन है 2A, सो ये आया 2A डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर. So A will get cancelled, so it is 4. So E dash equal to 4 into E. मतलब period will remain the same and energy becomes 4 times. So option D is correct. Relation याद रखिए, E is directly proportional to A square and this period does not depend on the amplitude. A particle executing SHM with amplitude A. एक पार्टिकल है वो SHM परफॉर्म कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड है कैपिटल A. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ टोटल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, हाफ टू दैट ऑफ टोटल एनर्जी है, उसने ही बोला है. देन डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड आउट करना है, आई हैव टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. देखिए क्वेश्चन पूरा पूरा रीड कीजिए. एम्पलीट्यूड ए है, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ टू दैट ऑफ टोटल एनर्जी, मुझे एक्स फाइंड आउट यहाँ पे करना है. अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको पूरी तरह से यहाँ पे आपसे रट लिया है. दिस टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ी तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ, टोटल एनर्जी क्या है, हाफ के ए स्क्वायर. नाउ दिस हाफ के विल गेट कैंसल,
Option A. Now here I have to find out x ना, so x square equal to a square by 2, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो बस, x इक्वल टू a डिवाइडेड बाय रूट 2। यहाँ पे a कैपिटल A लीजिए क्योंकि उसने एम्पलीट्यूड क्या है बोला है, a है, सो a डिवाइडेड बाय रूट 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द एक्सट्रीम पोजिशन, ये मेन पोजिशन है, ये एक्सट्रीम पोजिशन है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में उसने पूछा है मुझे। देखिए मेन पोजीशन ऑप्शन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो रहता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहता है। एंड टोटल एनर्जी हर जगह पे सेम ही रहता है, कौन सा भी पोजीशन रहने दो, टोटल एनर्जी विल बिकम सेम, सेम ही रहेगा। ओके, कैसे भी क्वेश्चन उसको पूछने दो। तो उसने क्या बोला है, एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में मुझे पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोल रहा है यहाँ पे, both kinetic and potential energies are maximum, both kinetic and potential energies are minimum, so kinetic energy is minimum and potential energy is maximum. Okay, so option A is correct. वहाँ पे kinetic energy minimum है and potential energy maximum है। The length of simple pendulum which ticks second, देखिए हमने कंसेप्ट देखा था सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम मीन्स द पेंडुलम हुज पीरियड इज 2 सेकंड, जिसका पीरियड 2 सेकंड होता है। अब देखिए टिक्स सेकंड, टिक्स सेकंड, टिक सेकंड्स मीन्स इट्स पीरियड इज सेम, इट इज 2 सेकंड, मतलब टिक सेकंड मतलब सेकंड्स पेंडुलम ही रहता है। अब देखिए उसका लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली टिक कर सकता हूँ आंसर को, आपको पता है आंसर उसका क्या आएगा, ऑप्शन बी आने वाला है। देखिए टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G है, सो टी इज 2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है, जस्ट स्क्वायर बोथ द साइड्स, 4 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर into L by G, 4 will get cancel, so L equal to G by pi square। अब G देखिए अप्रोक्सीमेटली हम 9.8 लेंगे एंड पाई स्क्वायर भी लगभग 9.8 के आसपास ही आता है, तो इसका आंसर आना चाहिए 1 मीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये फिक्स वैल्यू रहता है। देखिए सेकंड्स पेंडुलम वर्ड आया, याद रखिए सेकंड्स पेंडुलम या फिर टिक्स सेकंड्स ऐसा वर्ड आया तो L इक्वल टू जी बाय पाई स्क्वायर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ पे ये 3 स्टेप आपके बच जाएंगे, ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कीजिए L इक्वल टू जी बाय पाई का स्क्वायर, क्योंकि T वहाँ पे कैंसिल हो जाता है एंड जी बाय पाई का स्क्वायर आएगा 1 मीटर, मतलब एक ही लाइन में आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। Read the question. Time period of oscillation of spring is 12 सेकंड। टाइम पीरियड दिया है स्प्रिंग का ऑन अर्थ, व्हाट शॉल बी द टाइम पीरियड इफ इट इज टेकन टू मून। अगर वही स्प्रिंग को मैं मून पे लेके गया तो टाइम पीरियड में क्या चेंज वहां पे मुझे देखने को मिलेगा। ओके, नाउ देखिए टाइम पीरियड का जो
टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है यहाँ पे, याद करिए कंसेप्ट। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मीन्स 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 पाई बाय ओमेगा इज वॉट? √k/m, ये आएगा कुछ m/k। अब देखिए ये जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है इसमें, अब देखिए अर्थ पे था पहले, g होगा। ओके, जब मून पे लेके गया मैं उसको तो g/6 हो जाएगा मून पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर अभी आपने टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पे, t = 2 पाई √m/k, यहाँ पे देखिए यहाँ पे g है ही नहीं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द g। नाउ ये जो मैटर था t = 2 पाई √L/g, इट इज फॉर द पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है, या फिर कोनिकल पेंडुलम का भी रहने दो, उसके अंदर जी रहता है। पर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में जी का कुछ भी मैटर नहीं, मीन्स दिस पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन जी। जी पे डिपेंड ही नहीं करता है। यहाँ पे एक्चुअली बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि t = 2 पाई √L/g, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g डायरेक्टली लगा देते हैं और वहां पे गलती कर बैठते हैं। सो यहाँ पे जो पीरियड होगा 12 सेकंड का ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वही पीरियड होगा ऑन द सरफेस ऑफ मून। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑसिलेशन में पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द जी, इट डिपेंड्स ऑन के एंड स्मॉल एम। के एंड स्मॉल एम पे वो डिपेंड करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The length of seconds pendulum on the surface of earth is 1 meter. Its length on the surface of moon is। नाउ देखिए, अभी हमने वो कंसेप्ट देखा था जिसमें हमारा फॉर्मूला आया था L = g/π²। देखिए ये जो है t = 2 पाई √L/g, यहाँ पे सेकंड्स पेंडुलम वर्ड आया है, सो इट इज 2 = 2 पाई √L/g, so it is 4 = 4 pi² into L/g. This 4 will get cancelled, so this small l equal to g divided by pi का स्क्वायर। वापस एक बार मैंने डिराइव करके आपको दिखा दिया। दिस l means what? g divided by pi का स्क्वायर। अब देखिए पाई तो कांस्टेंट है, सो कहना है इसे l is directly proportional to g। now he is asking about earth and moon। लेंथ अर्थ के सरफेस पे कितना है? लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 मीटर एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ g is ge। ओके, नाउ लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून मुझे फाइंड आउट करना है, और मून पे ge कैसे होता है? मून पे ge जाके चेंज हो जाएगा, इट इज ge डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ओके, अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 6 टाइम्स वो कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मुझे लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून टू द लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो जी एम विल बी डिवाइडेड बाय जी ई। नाउ ये जी एम कितना है? जी ई बाय 6 डिवाइडेड बाय दिस जी ई। नाउ दिस जी विल गेट कैंसल, सो इट इज 1/6। सो लेंथ ऑन द मून is equal to length on the earth divided by 6। ओके, मतलब वो कितना हो जाएगा? 1/6 टाइम वहां पे कम हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ देखिए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो मुझे दिया हुआ है 1 है, डिवाइडेड बाय 6। सो दिस लेंथ ऑन द मून इज 1/6 मीटर। इसको कुछ भी कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए
दिस L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G ना. नाउ हमें पता है कि G क्या होता है मून पे जाने के बाद, डिवाइडेड बाय 6 हो जाता है, मतलब लेंथ भी क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो इट इज 1/6. एक सेकंड में आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट इज द रिलेशन? L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G. उसने बोला है कि वहां पे जाने के बाद G कैसा हो गया, 1/6 हो गया, तो लेंथ भी कैसे हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा. सो इट इज 1/6. ऑप्शन ए इज करेक्ट. मैंने दोनों तरीके आपको बताए, जो आपको बेस्ट लगता है या फिर जो आपको इजीली आप कर सकते हैं वो मेथड आप यूज कीजिए. What is the effect on the time period of simple pendulum if mass of the bob is doubled? सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है, एंड वहां पे टाइम पीरियड वर्ड है. देखिए फॉर्मूला सिलेक्शन आना चाहिए. सिंपल पेंडुलम वर्ड है, टाइम पीरियड वर्ड है, T इक्वल टू 2π√L/G. अब देखिए यहाँ पे क्या चेंज किया है उसने, मास चेंज किया है. अब देखिए फॉर्मूला में कहीं पे भी मास नहीं है, मतलब दिस टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास. आप मास कुछ भी चेंज कीजिए, ये मास पे डिपेंड ही करता नहीं है, तो देयर विल बी नो इफेक्ट. टाइम पीरियड पे कुछ भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा. क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको आपका जो लॉजिक, मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था इसके रिलेटेड, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिलेटेड, वो ट्रिक यहाँ पे यूज करना है. ये फर्स्ट केस में, ये जो फर्स्ट केस है, यहाँ पे जो दो स्प्रिंग है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल है. यहाँ पे सेकंड केस में बी में भी दोनों स्प्रिंग पैरेलल दिख रहे हैं मुझे. सी में सीरीज है दोनों स्प्रिंग, एंड डी में भी दोनों स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में. ओके, अब देखिए इसको वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं. सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैंने आपको फंडा बताया था. देखिए ऑप्शन बी. देखिए ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. नाउ जो लॉजिक होता है हमारा पीरियड फाइंड आउट करने का, टी इक्वल टू 2π/ω होता है. टी इक्वल टू 2π/ω. इट इज इक्वल टू 2π√m/k आएगा, m/k. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का. अब देखिए दिस टी इक्वल टू 2π√m/k. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. अब देखिए दोनों स्प्रिंग कैसे हैं. इस केस में अगर आपने देखा फर्स्ट वाले केस में, फॉर केस 1 दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है. अगर दो स्प्रिंग पैरेलल में होते हैं तो वहां पे हमें जो कॉम्बिनेशन मिलेगा के का, और यहाँ पे देखिए K1 एंड K2 है. केस 1 के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, K1 एंड K2 है. अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हम रेजिस्टेंस का सीरीज का लॉजिक यूज करते हैं. सो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन केस 1 का, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है KP. ओके, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हम सीरीज का लॉजिक यूज करते हैं ना. सीरीज मतलब दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन कर दो. सो यहाँ पे मुझे 2K का एडिशन करना पड़ेगा. फिर उस हिसाब से ये फॉर्मूला क्या आएगा, T इक्वल टू 2π√m/k. कितना आया यहाँ पे, KP. सो इट इज K1 प्लस K2 आएगा. सो T इक्वल टू 2π√m/K1 प्लस K2. सो A का पेयर कौन होगा, S होगा.
टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k1 + k2। इसको बहुत शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, आप इसको देख के ही गेस कर सकते हैं आंसर, और मैं यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। नाउ केस 2 में देखिए, नाउ केस 2 में वापस दोनों कैसे हैं, पैरेलल में ही है, पर दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सेम है। मतलब पैरेलल के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो तो रेडी है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k1 + k2। बट यहाँ पे k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k है, सो ये आएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/2k। ये कितना आएगा, m/2k। अब देखिए इसका पेयर किधर है फिर, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/2k, ये है उसका पेयर r। b का पेयर कौन है, r। अब देखिए आगे आप इसमें ज़्यादा एफर्ट अगर आपको स्पेंड नहीं करना है, आपको डायरेक्टली अगर यहाँ पे आंसर को टिक कर देना है, तो ए का एस वाला पेयर, देखिए कितने जगह पे ए का एस वाला पेयर है, एक ही जगह पे है। मतलब ये केस 2 सॉल्व करने की आपको जरूरत भी नहीं थी। ओके, बी का पेयर कौन आ रहा है, आर आ रहा है। नाउ जब आप एग्जाम में इसको लिखेंगे तो आप सिर्फ केस 1 सॉल्व करके ही यहाँ पे आंसर को गेस कर सकते हैं, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर भी हम पूरे केस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नाउ देखिए केस 3 में क्या होगा, अब दोनों स्प्रिंग कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला आएगा। सो के एस क्या आएगा, 1/ks इक्वल टू 1/k1 + 1/k2 आएगा। सो ये आएगा k1 + k2 डिवाइडेड बाय k1 × k2। सो ये ks कितना आ गया, k1 × k2 डिवाइडेड बाय k1 + k2, ये ks आ गया। अब ये ks जो है वो हमारे फॉर्मूला में रख दो यहाँ पे, बस आई विल राइट हियर, मैं इधर लिखता हूँ केस 3 को। सो ये आएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय k। अब देखिए k क्या है, ks है, ये क्या आएगा, इस k1 × k2 डिवाइडेड बाय k1 + k2। ये k1 + k2 ऊपर चला गया, इस तरीके से k1 + k2 ऊपर चला गया। सो t इक्वल टू 2 πm k1 + k2 k1 × k2। सो इसका आएगा p। सो c का पेयर आएगा p, यहाँ पे दिया हुआ है c का पेयर p। अब लास्ट वाला जो है उसको भी हम सॉल्व करेंगे, फिर आपका कंसेप्ट, ये कोई भी केस पूछा गया अगर उस पर प्रॉब्लम पूछा गया तो आप इस पर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 4 टाइप के प्रॉब्लम्स कवर होते हैं। ये प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको नहीं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम तो आपने फर्स्ट केस में ही सॉल्व कर दिया है, पर आगे के केसेस भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। नाउ देखिए डी, मतलब केस 4। केस 4 में सीरीज कॉम्बिनेशन है दोनों स्प्रिंग का, और सीरीज का हमने फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिया है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m k1 + k2 डिवाइडेड बाय k1 × k2। अब देखिए यहाँ पे k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k है, सो 2 पाई एज इट इज रहेगा, m k1 + k2 मीन्स k + k, इट इज 2k डिवाइडेड बाय k का स्क्वायर। अब ये k गया, सो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2m डिवाइडेड बाय k आया। सो d का आया q, लाइक दिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 टाइप के प्रॉब्लम्स इसमें आपके कवर होते हैं। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। Read the question. A simple pendulum executing SHM with period of 6 seconds between two extreme positions B and C about a point O
If the length of arc BC is 10 centimeter, how long will the pendulum take the move from position C to position D towards O? Exactly. कहाँ पे हो? Exactly midway between C and O. अब देखिए, इसको अगर आपने अच्छे से रीड किया तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब हमारे यहाँ पे मेन पोजीशन होगा कौन? मेन पोजीशन कौन होगा? O। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है। कहाँ से कहाँ पे? B एंड C के बीच में। ये आएगा B एंड ये आएगा C। एंड बी सी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे। बी सी इज 10 सेंटीमीटर। नाउ उसने और बताया, इनको मैं ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे। एक मिडवे पॉइंट उसने बताया यहाँ पे। देखिए, उसको नाम उसने दिया है D। टूवर्ड्स O, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन C एंड O। C एंड O के मिडवे में, मतलब बीच में कौन है? D नाम का पॉइंट यहाँ पे है। ओके, दोनों के बीच में वो पॉइंट यहाँ पे शो किया है। नाउ हमें यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है, हाउ लॉन्ग विल द पेंडुलम टेक टू मूव फ्रॉम पोजीशन सी टू पोजीशन डी। मतलब सी से डी तक आने के लिए वो कितना टाइम लेगा? सी से डी तक आने के लिए कितना टाइम लेगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। इतना ही क्वेश्चन है। अब देखिए बीसी, बीसी कितना है पूरा? देखिए ये पार्ट जो है ना, ये पूरा बीसी है। और उसने बताया है बीसी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब इस केस में एम्पलीट्यूड कितना हो गया? एम्पलीट्यूड इसके हाफ हो जाएगा ना। सो 10/2 मीन्स इट इज 5 सेंटीमीटर। मतलब मीन पोजीशन टू दिस एक्सट्रीम पोजीशन, या फिर मीन पोजीशन टू दिस एक्सट्रीम पोजीशन, ये तो हाफ आएगा उसका। मतलब एम्पलीट्यूड आ गया कितना? 5 सेंटीमीटर। अब बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए, पार्टिकल कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? सी टू डी आ रहा है। ओके, और उसका पीरियड भी उसने बताया 6 सेकंड। पीरियड इज गिवन 6 सेकंड। Now simple pendulum executing SHM with a period of 6 seconds between two extreme positions B and C। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। डायग्राम एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं। अबाउट पॉइंट O, पॉइंट O के ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस है। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क BC is 10 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल द पेंडुलम टेक द मूव फ्रॉम पोजीशन C टू पोजीशन D टूवर्ड्स O। मतलब C टू D जा रहा है एंड टूवर्ड्स O जा रहा है। मतलब ये केस हो गया x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी का, क्योंकि ये एक्सट्रीम टू मीन जा रहा है। ये कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? इट इज गोइंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अब मुझे यहाँ पे t फाइंड आउट करना है, ये t। नाउ देखिए x कितना है? x जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसका एम्पलीट्यूड कितना है? ये एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है। और ये पार्टिकल कितना आ रहा है? ये डी पार्टिकल उसके सेंटर में है। मतलब ये कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5/2 ना, क्योंकि सी टू डी आ रहा है, सी से डी तक आ रहा है। एंड ओ टू सी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। देखिए आप कंसेप्ट अंडरस्टैंड कीजिए। बी टू सी कितना है? यहाँ पे सेंटर में ओ है। बी टू सी 10 है। फिर सी टू ओ, ये कौन हो गया? एम्पलीट्यूड, इसका हाफ। मतलब ये हाफ कितना हो गया? 5। अब हमारा जो पॉइंट है ना डी, ये इसके भी हाफ में है। मतलब ये 5/2 हो गया। सो एक्स कितना हो गया? 5/2। सो x हो गया 5/2 एंड दिस एम्पलीट्यूड इज हाउ मच? 5 cos ओमेगा टी। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ओमेगा, तो ओमेगा का सॉल्यूशन हमारे पास है क्योंकि उसने हमें t दिया हुआ है ऑलरेडी। नाउ दिस 5 विल गेट कैंसिल। इट इज 1/2 इक्वल टू cos 2 pi by t। t is 6, period is 6 into small t, so it is 1 3। so it is cos इनवर्स ऑफ 1/2। cos इधर चला गया, cos इनवर्स हो गया। cos इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू t/3 आएगा।
ओके, इंटू पाई, इसको ऐसे लिखता हूँ, पाई बाय 3 इंटू टी। ओके, तो उसको कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 कितना रहता है, पाई बाय 3 आएगा ना। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इज हाउ मच, π/3। यस इट इज पाई बाय 3। सो ये आया कितना, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इज पाई बाय 3 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जो है पाई बाय 3 एज इट इज है इंटू टी। नाउ पाई बाय 3 विल गेट कैंसल, टी इक्वल टू बचा कौन, 1। कितना टाइम लगेगा उसको, 1 सेकंड इतना टाइम यहाँ पे उसके लिए लग जाएगा। वन सेकंड। स्प्रिंग ए इज स्टीफर देन स्प्रिंग बी, इट मीन्स, देखिए स्टीफनेस, जो स्प्रिंग का स्टीफनेस रहता है उस पे के डिपेंड करता है। मोर स्टीफर मीन्स, more stiffer means large value of k, remember this logic। जितना ज़्यादा स्टिफनेस होगा उतना बड़ा वैल्यू होगा k का। अब देखिए a इज स्टीफर देन b, a इज स्टीफर देन b, मतलब k ऑफ a इज ग्रेटर देन k ऑफ b। ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू पेंडुलम्स डिफर इन लेंथ बाय 22 सेंटीमीटर, मतलब पहले का लेंथ है समझो L1, दूसरे का लेंथ है L2, दोनों डिफर इन लेंथ बाय 22 सेंटीमीटर। They oscillate at the same place so that one of them take 30 oscillations and other makes 36 oscillation during the same time। मतलब जितने टाइम में फर्स्ट वाले ने 30 ऑसिलेशन किए हैं उतने ही टाइम में सेकंड वाले ने 36 ऑसिलेशन यहाँ पे किए हैं। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम्स आर, तो ये दोनों जो पेंडुलम है उनके लेंथ कितने यहाँ पे होगी। ओके, अब देखिए पेंडुलम वर्ड आया है, लेंथ वर्ड आया है, और यहाँ पे उसने फ्रीक्वेंसी दिया है, समझिए ये फ्रीक्वेंसी है। नाउ देखिए उसने यहाँ पे 30 ऑसिलेशंस फर्स्ट केस में दिए एंड 36 ऑसिलेशन सेकेंड केस में दिए ड्यूरिंग द सेम टाइम। नाउ L1 माइनस L2 इक्वल टू 22। अब पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है इट इज T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। उस हिसाब से T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L आएगा। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L। अब देखिए T का एंड इस N का क्या रिलेशन है, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N ना, T is inversely proportional to N। Now T is directly proportional to under root L and T is inversely proportional to N। उस हिसाब से N is inversely proportional to under root L हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन 1। इस हिसाब से अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये रिलेशन कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, अंडर रूट L1 बाय L2 इक्वल टू N2 बाय N1। N2 कितना है 36, N1 कितना है 30, सो इट इज 18 डिवाइडेड बाय 15, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 5। ये क्या आया अंडर रूट L1 बाय L2, या फिर इसको वैसे ही रहने देते हैं और इसको आगे चल के हमें यहाँ पे सिर्फ मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास एक रिलेशन है L1 माइनस L2 इक्वल टू 22। अब यहाँ से हम L का एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। दिस L1 बाय L2 इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय
25। सो ये L1 क्या आएगा, L1 या फिर L2 क्या आएगा, L2 इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 36 इंटू L1, मतलब L2 का वैल्यू मुझे मिल गया। सो L1 माइनस L2 क्या है, 25 डिवाइडेड बाय 36 इंटू L1 इक्वल टू 22। इसको बस सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द L1। यहाँ पे आपको L1 मिल जाएगा। और ऑप्शन एक बार L1 अगर आपको मिल गया तो L1 का वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपको L2 मिल जाएगा। लाइक दिस यू हैव टू क्रॉस चेक फॉर दिस वन। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इतना कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन में क्या आएगा, नाउ इट इज हाउ मच, 36 L1 माइनस 25 L1 डिवाइडेड बाय 36। तो ये डिवीजन वाला 36 इधर चला गया ना, 36 इंटू 22। तो ये कितना आया, 11 L1 ना, इक्वल टू 36 इंटू 22। सो देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। सो L1 कितना आया हमारा, 72 सेंटीमीटर। L1 72 सेंटीमीटर आया। अब देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें L1 72 सेंटीमीटर दिया है, फिर भी हम इसको पूरा निकालेंगे। नाउ दिस L1 माइनस L2 इक्वल टू 22 है, L1 72 है ना, सो ये 72 माइनस 22 इक्वल टू L2 आ गया। सो ये आएगा 50, L2 आ गया 50 सेंटीमीटर। मतलब इसका टोटल लेंथ कितना है, 122 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ आएगा 120। Time period of a simple pendulum on the surface of earth is 4 seconds. On the surface of earth time period is 4 seconds. Its time period on the surface of moon is, मून के सरफेस का हमें टाइम पीरियड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ जी का पैरामीटर हमें पता है, जी ई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड जी ई बाय 6 ऑन द सरफेस ऑफ मून। नाउ टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। So this t is inversely proportional to अंडर रूट जी। मुझे ऑन द सरफेस ऑफ मून फाइंड करना है, सो टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अंडर रूट जी ई बाय जी एम। सो इट इज अंडर रूट जी ई इज जी ई एंड जी एम इज जी ई बाय 6। 6 गया ऊपर, जी कैंसिल, सो इट इज अंडर रूट 6। ओके, नाउ this time period of moon equal to under root 6 into time period on the surface of earth, it is 4। okay, दोनों को अंडर रूट में लेते, it is 36, सॉरी it is 6 into 16 ना, क्रॉस चेक करो कितना आता है आंसर इसका। ए तो सर दे जाएंगे सर, लास्ट आंसर। यस, फाइनल आंसर शुड बी 10। 10 seconds, that is the final answer।
ओके